डेथ, फेम। ये तो हम सब चाहते हैं कि हम जिंदगी में कुछ करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा नाम हो, फेम हो, हम मशहूर हो पाए, ताकि लोग हमें जाने, राइट। और इसे हासिल करने के लिए, फेमस होने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। और इनमें से हम कई ऐसे लोगों को जानते भी हैं जो अपने मेहनत से नाम, फेम, पैसा कमा चुके हैं और अभी भी कमा रहे हैं। पर क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो मरने के बाद फेमस हुआ है? What? पता है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है और आप भी सोच रहे होंगे कि भाई एक्सप्लेगाइट ऐसा कैसे हो सकता है। तो बता दूं, ऐसा सच में हुआ है। और आज के इस वीडियो पे आप 5 ऐसे लोगों के बारे में जानने वाले हो जो जीते जी तो नहीं बल्कि मरने के बाद जाके फेमस हुए हैं। तो फिर चलिए देर किस बात की, बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज इस लिस्ट के 5वें नंबर पे जो शख्स है उनका नाम है निकोलस रोडनी ड्रेक। लोग इन्हें निक ड्रेक से भी बुलाते थे, पर इस वीडियो के लिए हम इन्हें निक के बुलाते हैं, ठीक है। निक एक इंग्लिश सिंगर, सॉन्ग राइटर और अपने एक्यूस्टिक गिटार से गानों के म्यूजिक्स बनाने के लिए जाने जाते थे। निक 16 साल की उम्र में गिटार चलाना सीखे और 2 साल बाद वो गाना लिखना शुरू कर दिए। साल 1969 में उन्होंने अपना सबसे पहला म्यूजिक एल्बम को रिलीज किए थे जिसका नाम था 5 Lives Left। उसके बाद साल 1971 में उन्होंने अपना सेकेंड एल्बम को रिलीज किए जिसका नाम है ब्राइटर लेटर। निक बहुत ही शाय और ऑकवर्ड टाइप के इंसान थे जिसके वजह से वो लोगों को कभी आकर्षित नहीं कर पाते थे और इसी ऑकवर्डनेस के वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। साल 1972 में उन्होंने अपना आखिरी एल्बम को रिकॉर्ड किए थे जिसका नाम है पिंक मून। आप क्योंकि वो डिप्रेशन में थे तो इसलिए इस पिंक मून एल्बम को पूरा करने के बाद निक अपने घर लौट गए और 25 नवंबर 1974 को जब वो 26 साल के थे तब एमेट्रिप्टाइलिन के ओवरडोज के वजह से निक इस दुनिया से चल बसे। दरअसल जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं या माइग्रेन, टेंशन, हेडेक जैसे बीमारियां होते हैं तब उन जैसे लोगों को एमेट्रिप्टाइलिन नाम का ये मेडिसिन दिया जाता है। आप जब निक जिंदा थे तब उनका ये तीनों एल्बम कुछ खास नहीं चला, पर जब वो इस दुनिया से चल बसे तब साल 1999 में वोल्क्सवैगन कंपनी ने अपने कैब्रियोलेट कार के एडवर्टाइजमेंट के लिए पिंक मून एल्बम के टाइटल ट्रैक को इस्तेमाल किए और इंटरनेट पर वोल्क्सवैगन का यह सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट था। इस एडवर्टाइजमेंट को तब अपलोड किया गया था जब इंटरनेट पर यूट्यूब नाम का कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हालांकि आज के टाइम पे इस एड का वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ओके, तो उस एडवर्टाइजमेंट को इंटरनेट पे डालने के बाद कुछ ही हफ्तों में निक का ये एल्बम हॉट 100 बिलबोर्ड में आ गया, जिसके बाद से लोग इनके पिंक मून एल्बम को काफी पसंद करने लगे और इसके साथ साथ लोग इनके तीनों एल्बम को डाउनलोड करने लगे और इसी एडवर्टाइजमेंट के बाद से निक ड्रेक मशहूर हो गए। इस लिस्ट के चौथे नंबर पे जो शख्स है उनका नाम है मिशेल मैकनामारा। मिशेल एक अमेरिकन ट्रू क्राइम ऑथर थे, मतलब वो हमेशा सच्ची घटनाओं पे आधारित आर्टिकल्स और बुक्स वगैरह लिखते थे। अब यहाँ पे किसी ने कोई क्राइम कर दिया या किसी रहस्य को सुलझाना हो तो इन सब चीजों को लेके मिशेल काफी पैशनेट थे। साल 1997 में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो मूवीज और टीवी इंडस्ट्री में स्टोरी लिखने के लिए लॉस एंजलिस आ गए। साल 2006 को उन्होंने ट्रू क्राइम डायरीज नाम की इस वेबसाइट को लॉन्च किए जहाँ पे वो सच्ची अपराधों को लिखते थे। अब हुआ यूं कि साल 1970 से 1980 के बीच कैलिफोर्निया में एक सीरियल किलर घूमता था। वैसे उसका नाम और इमेज आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले ये जान लो कि इन 10 सालों में इस सीरियल किलर ने 50 से भी ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट और करीब 10 मर्डर कर चुका था। अब इस सीरियल किलर के बारे में जानने के बाद मिशेल ने इसका नाम गोल्डन स्टेट किलर रख दिए। साल 2013 और 2014 को लॉस एंजलिस मैगजीन में उन्होंने इस सीरियल किलर के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखे। उसके बाद मिशेल दुनिया के सबसे बड़े बुक पब्लिशिंग कंपनी के साथ मिलकर इस सीरियल किलर के ऊपर आई विल बी गन इन द डार्क नाम के इस किताब को लिखना शुरू किए। पर दुख की बात यह है कि इस किताब में आधा स्टोरी लिखने के बाद अप्रैल 21, 2016 को मेडिसिन के ओवरडोज के वजह से मिशेल इस दुनिया से चल बसे। अब उनके जाने के बाद उनका पति पैटन ओसवाल्ड, जो एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन थे, वो नहीं चाहते थे कि मिशेल का मेहनत बेकार में जाए। इसलिए इस कहानी को पूरा करने के लिए ओसवाल्ड ने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एक रिसर्चर को हायर करके इस किताब को पूरा किए। उसके बाद फरवरी 27, 2018 में यानी कि उनके मरने के 2 साल बाद इस किताब को रिलीज कर दिया गया और रिलीज करने के बाद जाके यानी कि अप्रैल 24, 2018 को कैलिफोर्निया के पुलिस ने उस सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया और तब जाके पता चला कि उस सीरियल किलर का नाम था जोसेफ जेम्स डी एंजेलो और ये उसका फोटो है। मिशेल का ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स के दूसरे सबसे बेस्ट सेलिंग बुक बन गया था। यहाँ तक कि HBO ने इस स्टोरी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी बनाए जिसे जून 28, 2020 को रिलीज कर दिया गया और इन अचीवमेंट्स के चलते वो जीते जी तो नहीं पर मरने के बाद फेमस हो ही गए। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे जो शख्स है उनका नाम है विवियन डोरोथी मेयर।
ये एक अमेरिकन स्ट्रीट फोटोग्राफर थे। विवियन काफी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बचपन में उनका पापा घर छोड़कर चले गए। साल 1951 में जब विवियन 25 साल के हुए तब वो न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ जाके वो स्वेट शॉप में काम करने लगे। फिर 5 साल बाद यानी कि साल 1956 को वो शिकागो चले गए। वहाँ जाके वो लोगों के घरों में छोटे बच्चे को देखभाल करने का काम करते थे और ये काम वो 40 सालों तक किए। इसी के साथ साथ वो उस शहर के काफी सारे फोटोज भी खींचे क्योंकि फोटोग्राफी उनका पैशन था। और सिर्फ उस शहर का ही नहीं बल्कि साल 1959 को वो लॉस एंजल्स, मनीला, बैंकॉक, शंघाई, इंडिया, साइरिया, इजिप्ट वगैरह और भी ऐसे देश है जहाँ जाके उन्होंने फोटोग्राफी की है। विवियन अपने पूरे जिंदगी में अलग अलग जगहों में जाके करीब 1,50,000 से भी ज्यादा फोटोज खींचे और उन फोटोज को वो एक बॉक्स के अंदर रखा करती थी। एक बार साल 2007 को शिकागो में हुए एक ऑक्शन में जॉन मालूफ, रॉन स्लॉटरी और रेंडी प्रो नाम के 3 फोटो कलेक्टर ने इनके फोटोग्राफ्स के कुछ पार्ट को खरीद लिए क्योंकि विवियन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने घर का किराया दे सके। साल 2008 में उनके कुछ फोटोग्राफ्स को इंटरनेट पर अपलोड तो किया गया था पर तब उनके फोटोज को कोई पसंद नहीं करता था और साल 2009 को विवियन इस दुनिया से चल बसे। अब उनके मरने के बाद जॉन मालूफ जो एक फोटो कलेक्टर थे उन्होंने विवियन के कुछ फोटोज को फ्लिकर में अपलोड किए क्योंकि जॉन को उनके फोटोज काफी पसंद आ रहा था। अब होना क्या था, देखते ही देखते फ्लिकर में उनके फोटोज वायरल होने लगे। आज के टाइम पे विवियन के फोटोज हजारों डॉलर में बिकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े एग्जीबिशन में भी उनके फोटोज को रखा जाता है। जरा सोचिए, जब विवियन जिंदा थे तब उन्हें कोई जानता भी नहीं था, उनके फोटोज को पसंद भी नहीं करता था और मरने के बाद जाके वो पूरे दुनिया भर में छा गए। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे जो शख्स है उनका नाम है फ्रांज काफ्का। फ्रांज एक नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्हें बचपन से ही कहानियां लिखने में काफी शौक था पर उनके पेरेंट्स उन्हें इस चीज में कभी सपोर्ट नहीं करते थे। कुछ साल बाद जब वो अपने हाई स्कूल खत्म कर दिए तब वो चार्ल्स फर्डिनेंड यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गए लॉ में ग्रेजुएशन करने के लिए। आप ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद साल 1907 को फ्रांस एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करने लगे। वहाँ पे वो दिन में नौकरी करते थे और रात में वो स्टोरी वगैरह लिखते थे। फ्रांस इस फील्ड में साल 1917 तक काम किए। बाद में जब उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हुआ तब साल 1922 को उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी छोड़ दिए क्योंकि इस बीमारी के चलते वो ठीक से काम नहीं कर पाते थे और हमेशा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहते थे। इसलिए अपने स्टोरी राइटिंग पर ध्यान देने के लिए वो बर्लिन चले गए। पर धीरे धीरे वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने अपने कुछ स्टोरी को तो पब्लिश किए थे और कुछ को जला दिए। साल 1924 को जब फ्रांस इस दुनिया से चल बसे तब उनके जाने के कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को बुलाए जिनका नाम था मैक्स ब्रॉड और उनसे कहा कि उनके जितने भी बचे कुचे कहानियां हैं जो उन्होंने लिख रखा है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देने के लिए। पर उनका दोस्त मैक्स ने उनका बात नहीं माने और उनके सारे कहानियों को पब्लिश कर दिए। पर जब फ्रांस पहले पब्लिश करते थे तब लोग इनके कहानियों और नोवेल को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनके जाने के बाद और इनके दोस्त मैक्स के वजह से लोग इनके नोवेल्स और कहानियों के दीवाने होते गए। अब इस लिस्ट के आखिरी नंबर पे जो शख्स है उनका नाम है विंसेंट वैन गॉग। विंसेंट को इस दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट में से एक माना जाता है। वैसे ये टाइटल यानी कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट का टाइटल उन्हें जीते जी तो नहीं बल्कि मरने के बाद ही मिले। अब ये हुआ कैसे, तो सुनो। विंसेंट बचपन से ही बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वो हमेशा पेंटिंग वगैरह किया करते थे। जब वो जवान थे तब वो आर्ट डीलर की तरह भी काम किए। उसके बाद जब वो लंदन आ गए थे तब वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे। फिर उन्होंने क्रिश्चियन धार्मिक ले ली और बेल्जियम में रहने लगे क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरा था, लेकिन तब भी वो पेंटिंग करना नहीं छोड़े। साल 1881 में उनका तबीयत खराब होने के वजह से वो अपने घर लौट गए जहाँ पे उनके बड़े भाई ने उन्हें फाइनेंशियली मदद भी किए। पर धीरे धीरे डिप्रेशन के चलते वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगे जिसके वजह से उन्हें कुछ दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल पर भी रखना पड़ा। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद साल 1890 जुलाई 27 ही वो दिन था जब ज्यादा डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम के वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। इन्होंने अपने पूरी जिंदगी में करीब 2000 से भी ज्यादा पेंटिंग्स बनाए। उनके जाने के बाद यानी कि साल 1901 में उन पेंटिंग्स को उनके भाई का वाइफ यानी कि उनके भाभी ने पेरिस में एग्जिबिट करवाए और यहाँ से विंसेंट पूरी दुनिया भर में छा गए। जब विंसेंट जिंदा थे तब लोग इनके पेंटिंग्स को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और आज उनके पेंटिंग्स को पूरी दुनिया के सबसे महंगे पेंटिंग्स में शुमार किया जाता है जो करोड़ों में बिकते हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम में भी इनके पेंटिंग्स मौजूद है और पूरे इतिहास में विंसेंट को सबसे बड़ा और शानदार आर्टिस्ट माना जाता है। अब यार आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।